graphical representation of data. In the previous lecture हमने कुछ types of graphs देखे थे जिसमें बार चार्ट्स एंड हिस्टोग्राम थे। आज हम इस लेक्चर में कुछ और चार्ट्स या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स जो कैटेगरीज हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की देखी थी, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ऑगिव, स्कैटर प्लॉट्स एंड लाइन चार्ट्स। बार चार्ट और हिस्टोग्राम हमने पिछले लेक्चर में पढ़े। आज हम पाई चार्ट्स के बारे में देखेंगे। पाई चार्ट्स क्या है? पाई चार्ट्स और सेक्टर डायग्राम्स सिंपल डायग्राम्स हैं जो डिस्प्ले करते हैं कैटेगरिकल और ग्रुप्ड डेटा। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम एक तरह से इसको रिप्रेजेंट करना चाहें डेटा को, तो पाई चार्ट्स और सेक्टर डायग्राम्स आर दी बेस्ट। ये चार्ट्स कॉमनली यूज होते हैं फॉर प्रेजेंटिंग डिस्क्रीट डेटा ऑफ क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स। क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स जैसे हमें ब्लड ग्रुप्स, आरएच ग्रुप्स, एज ग्रुप्स या सोशल ग्रुप्स, इस तरह का डेटा प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ और in the form of a diagram, तो ये बेस्ट सेक्टर डायग्राम या पाई चार्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। These charts are best used when there are only a handful of categories to display. क्योंकि ये एक पाई की फॉर्म में या एक सर्कल की फॉर्म में होता है, तो कैटेगरीज अगर बहुत ज्यादा हुई तो इसमें जो डिस्प्ले होगा that would not be clear. तो they are best when we have only a few categories to display. जैसे ब्लड ग्रुप का अगर हम एग्जांपल देखें, तो सपोज हमें 4 ब्लड ग्रुप्स को वहां रिप्रेजेंट करना है, तो इट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ पाई चार्ट। पाई चार्ट कंसिस्ट ऑफ अ सर्कल विच इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। सेगमेंट्स जो होते हैं, हर सेगमेंट एक कैटेगरी को डिनोट करता है, तो वन सेगमेंट फॉर ईच कैटेगरी। साइज जो सेगमेंट की है दैट इज डिटरमिन्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैटेगरी और मेजर की जाती है बाय द एंगल ऑफ द सेगमेंट। जैसे हमने हिस्टोग्राम और बार चार्ट में देखा था कि जो रेक्टेंगल या बार बनता है वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली या उसका जो एरिया है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द फ्रीक्वेंसी। तो सिमिलरली एक पाई चार्ट में जो सेगमेंट्स हैं वो सेगमेंट की साइज उसकी फ्रीक्वेंसी से डिटरमिन होती है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एंगल, कि उस 360 डिग्री के सर्कल में कितना एंगल वो बता रहा है, वो एरिया उस पर्टिकुलर कैटेगरी का होता है। Degrees of angle denote the frequency and area of the sector, कि जैसे उसमें 90 डिग्री का एंगल है, 100 का है, 80 का है, 40 का है, तो वो पर्टिकुलर एंगल उस डिग्री, उस फ्रीक्वेंसी और एरिया, सेक्टर का जो एरिया है उसको रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि एक सर्कल में जो हम डिग्रीज बताते हैं दे आर 360, तो जो एंगल होगा टोटल एंगल, क्योंकि यहाँ 360 डिग्री है, तो पर्टिकुलर किसी सेगमेंट या कैटेगरी का जो एंगल होगा उसको हमें निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस, यानी उस पर्टिकुलर कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी क्या है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं इनटू 360। ये हमें उस पर्टिकुलर सेक्टर या कैटेगरी का एंगल प्रोवाइड करेगा। पाई चार्ट्स इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितने टाइम स्पेंड किया जाता है ऑन स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स कैटेगरी के अकॉर्डिंगली। कैटेगरीज क्या क्या हैं कि स्मार्टफोन्स अगर हम देखें कि यूजर्स स्मार्टफोन पर क्या क्या काम करते हैं या उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा जो 35% का सेक्टर या एरिया आ रहा है दैट इज टू गेम्स, की स्मार्टफोन सबसे ज्यादा गेम्स के लिए यूज किए जाते हैं। देन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लिए 29%, दूसरे यूटिलिटीज के लिए 20%, एंड रेस्ट की न्यूज, अदर्स, म्यूजिक, वीडियोस एक्सेट्रा ये बाकी सेक्टर्स में आते हैं। सिमिलरली टैबलेट्स अगर है तो टैबलेट में भी मोर देन हाफ जो एरिया है दैट इज फॉर गेम्स, यानी 57% जो टाइम है वो गेम्स के लिए यूज किया जाता है। देन फॉर सोशल नेटवर्किंग, म्यूजिक, वीडियोस, न्यूज, यूटिलिटीज, अदर्स, ये पूरा बचा हुआ टाइम के लिए। तो ये दोनों जो पाई चार्ट्स हैं स्मार्टफोन या टैबलेट्स के लिए जो टाइम स्पेंड बताते हैं, उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि जितना बड़ा एरिया जिस कैटेगरी का है दैट मीन्स उसका फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा है, कि सबसे ज्यादा अगर आप इस चार्ट में देखना चाहें कि सबसे ज्यादा टाइम किस पर स्पेंड किया जाता है, तो बाय
जस्ट लुकिंग एट दिस एरिया हम क्लियरली बता सकते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम टाइम स्पेंड और किस पे, कि ऑन गेम्स। सिमिलरली टैबलेट्स में अगर हम देखें तो ये पूरा मोर देन हाफ ऑफ द सर्कल यानी 57% टाइम स्पेंड किया जा रहा है ऑन गेम्स यूजिंग टैबलेट्स। पाई चार्ट को किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाए? सबसे पहले एक सेंट्रल एंगल हर कंपोनेंट का निकाला जाना है यूजिंग द फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस पेज में देखा कि उस पर्टिकुलर क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल जो सैंपल साइज है उसमें, इनटू 360 डिग्री। उसके बाद किसी भी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसमें एक हॉरिजॉन्टल रेडियस बनाना है और फिर इस हॉरिजॉन्टल रेडियस से रेडियाई ड्रॉ करने हैं एंगल्स के जो करस्पॉन्ड करते हैं टू वैल्यूज ऑफ रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स। जिस जिस कैटेगरी के हमने एंगल्स कैलकुलेट किए हैं अकॉर्डिंगली उसके एंगल्स उस रेडियाई से ड्रॉ करने हैं। सभी कंपोनेंट्स या सभी कैटेगरीज के लिए इस तरह से ये प्रोसेस रिपीट करना है। हर एक का जो एंगल हमें मिलता है उसके लिए उस पर्टिकुलर एंगल को ड्रॉ करते जाना है उस सर्कल को डिवाइड करते हुए। ये रेडियाई जो बनेंगे वो सर्कल को डिवाइड करेंगे इनटू वेरियस सेक्टर्स। जब हमारे पास सेक्टर्स आ जाते हैं और इन केस वी आर ड्राइंग इट मैनुअली, अगर हम हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं तो क्योंकि आप सिर्फ एंगल वहां पर डिफर हो रहा है तो उसको क्लियर एक डिमार्केशन या डिस्टिंक्शन देने के लिए जो सेक्टर्स हैं उनको अलग अलग कलर से डिनोट कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ पेंसिल यूज कर रहे हैं तो पेंसिल से भी डॉट्स हैं, लाइंस हैं, उस तरह से पैटर्न्स बना सकते हैं अलग अलग सेक्टर्स के टू डिनोट द वेरियस कंपोनेंट्स और कैटेगरीज। इस तरह से हम एक पाई चार्ट का निर्माण कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं हम कि 24 घंटे में से कितने घंटे एक बच्चा अलग अलग काम पर स्पेंड करता है और इसको हमें पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। तो इसकी एक्टिविटी एंड नंबर ऑफ आवर्स ये हमें डेटा प्रोवाइड किया गया है। नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट यूजिंग दिस डेटा कि स्कूल के लिए 6 आवर्स हैं, स्लीप के 8 आवर्स हैं, प्लेइंग, स्टडी, टीवी एटसेट्रा। इन सब में वो जो 24 घंटे उसके एक दिन के हैं वो किस किस कैटेगरी में स्पेंड करता है। From this data we calculate the area for the sector. एंगल कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर 6 घंटा स्कूल का है और टोटल आवर्स कितने हैं? 24 आवर्स फॉर अ डे, क्योंकि एक दिन की ये गतिविधियां हैं सारी। तो 6/24 इंटू 360, तो दैट कम्स टू 90 डिग्री। इसी तरह से स्लीप है, सोने में 8 घंटे का टाइम यूज हो रहा है, तो 8/24 इंटू 360, तो 120 डिग्री। सिमिलरली हर कैटेगरी के लिए जितने घंटे जिस गतिविधि पर स्पेंड किए जा रहे हैं डिवाइडेड बाय 24, कि एक दिन में 24 घंटे हैं उसमें से कितने घंटे हैं वो कैलकुलेट करके सारे कैटेगरीज के एंगल्स हमारे पास यहाँ पर आते हैं। तो मिनिमम 15 डिग्री से लेके और 120 डिग्री तक के एंगल्स का मेजरमेंट आता है। अब इन एंगल्स को यूज करते हुए हमें पाई चार्ट बनाना है। तो सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक रेडियस लेते हैं हॉरिजॉन्टल और उस पे जो अलग अलग कैटेगरीज हैं कि जैसे हमने कलर्स में डिनोट किया है कि स्कूल का, स्लीप का, प्ले का, स्टडी, टीवी एंड अदर्स का, अलग अलग कलर्स में एंगल नापने के बाद ये एक स्ट्रेट एंगल 90 डिग्री का, ये 45, 15, 60, 30 एंड 120। तो जो लार्जेस्ट एंगल है या लार्जेस्ट एरिया है वो स्लीप का है कि जो 8 आवर्स था, 24 आवर्स का अगर हम ये सर्कल माने तो मैक्सिमम टाइम 8 आवर्स इज स्पेंट ऑन स्लीपिंग। उसके बाद जो 6 घंटे थे तो वो 90 डिग्री के एरिया में आ रहे हैं, वो स्कूल में स्पेंड किए जाते हैं। तो इस तरह से एक पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट होता है। नेक्स्ट इज द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है? फ्रीक्वेंसी जो शो कर रहा है, तो a graph showing the differences in frequencies या percentage among categories of an interval ratio variable। ऐसा ग्राफ जो differences in frequencies और percentage शो करता है एक interval ratio variable की is known as a frequency polygon।
यहाँ जो पॉइंट्स रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी का, हर एक कैटेगरी का, दे आर प्लेस्ड अबव द मिड पॉइंट ऑफ द कैटेगरी और जॉइंड बाय अ स्ट्रेट लाइन। जो भी डायग्राम या ग्राफ हम प्लॉट करते हैं तो x और y एक्सिस पे, जैसे y पर अगर हमने फ्रीक्वेंसी या परसेंटेजेस ली है और x एक्सिस पर हमने इंटरवल रेशियो वेरिएबल लिया है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी का पॉइंट मार्क किया जाता है उस कैटेगरी के मिड पॉइंट पे। सपोज 0 to 5 का अगर हमारा इंटरवल है तो 0 और 5 के बीच का जो मिड पॉइंट होगा वो दैट वुड बी 2.5। ठीक उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी जहां आ रही है, सपोज फ्रीक्वेंसी 20 आ रही है, तो 2.5 वाले स्केल पर ऊपर 20 पर हमें पॉइंट लगाना है। इसी तरह से हर एक कैटेगरी के पॉइंट्स रिप्रेजेंट करेंगे फ्रीक्वेंसीज से और फिर इनको ज्वाइन करेंगे बाय अ स्ट्रेट लाइन। Joining the midpoints of class intervals at the height of frequencies by straight line gives a polygon. जैसे हम क्लास इंटरवल के मिड पॉइंट्स को उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज पे एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करते हैं तो हमें एक पॉलीगन प्राप्त होता है, विच इज अ फिगर विद मैनी एंगल्स। जितने लाइंस से हम उनको ड्रॉ करते जाएंगे उतने एंगल्स वहां पर मिलेंगे, सो इट्स नोन एज अ पॉलीगन। ये एक नेचुरल एक्सटेंशन है ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। जो हिस्टोग्राम्स हमने प्लॉट करे हैं कि वो जो रेक्टेंगल से हम हिस्टोग्राम्स बनाते हैं, ये उसी का एक एक्सटेंशन रूप है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ बार्स बनाने की बजाय हर क्लास को हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद इन पॉइंट्स को आपस में स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं। जो मेथड है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का बनाने का, दैट इज सिमिलर टू दैट फॉर मेकिंग अ हिस्टोग्राम। सबसे पहले हम एक परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। जो भी रॉ डेटा हमें दिया गया है उसकी एक परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स में देखा था कि कैसे हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फॉर अ क्लास इंटरवल, उसकी क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 100। ये फॉर्मूला हमें परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देगा उस पर्टिकुलर डेटा के लिए। ये जब हमारे पास पूरा डेटा आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद, उसके बाद एक्सिस ड्रॉ की जाएंगी, एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों। एक्स एक्सिस या एब्सिसा आएगी जहां पर फुल रेंज ऑफ क्लासेस, जो हमारी क्लासेस हैं उनकी पूरी रेंज राइट फ्रॉम 0 to 100 जितनी रेंज है वो सब यूज करेंगे। और वाई एक्सिस या ऑर्डिनेट पर 0 से लेकर मैक्सिमम परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी तक प्लॉट की जाएगी। दोनों एक्सिस जब एक बार प्लॉट हो जाएगी उसके बाद हमें पॉइंट्स को प्लॉट करना है। मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल एक्स एक्सिस पर, क्योंकि हमने क्लासेस ली हैं तो उस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट देखकर और उसकी रिस्पेक्टिव परसेंटेज वैल्यू वाई एक्सिस पर देखकर और मार्क करना है फॉर बाय अ पॉइंट। हर एक क्लास के लिए इसी तरह से क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट लेना है और ऊपर जो वाई एक्सिस है उस पर फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली उसको प्लॉट करना है। फिर जो पॉइंट्स ग्राफ पर आए हैं उन पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइंस से जोड़ता जाना है। ये एग्जैक्टली सेम होगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एग्जैक्टली सेम होगा एज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम, लेकिन यहाँ हम बार्स बनाने की बजाय जो मिड पॉइंट्स है बार के सबसे ऊपर, उसको एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं। जैसे हिस्टोग्राम को यूज करते हुए अगर हमें एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लास इंटरवल ले लेते हैं। ये क्लास इंटरवल जैसे मार्क्स का लिया है हमने कि 0 से 120 तक के मार्क्स प्लॉट करें एक्स एक्सिस पर, और वाई पर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट या फ्रीक्वेंसी ली है कि कितने स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए। तो क्लास इंटरवल यहाँ 20 का आ रहा है, 0 to 20, 20 to 40। तो 0 to 20 का जो क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट आ रहा है 10। 10 पर रिस्पेक्टिव जो फ्रीक्वेंसी है सपोज कि 6 आ रही है, तो ये 6 हमने यहाँ सेंटर में मार्क की। इसी तरह से 20 से 40 पर 4 है, 40 से 60 पर 10 है, 60 से 80 पर 16 है और 80 से 100 पर 14 है। तो इन बार्स के मिड पॉइंट पर हम स्केल से ये पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं।
तो क्योंकि यहाँ मल्टीपल एंगल्स जैसे हमें मिल रहे हैं तो ये पॉलीगन है। दिस कैन बी ड्रॉन यूजिंग अ हिस्टोग्राम, कि पहले हम हिस्टोग्राम बना लें और फिर उसके मिड पॉइंट्स जो हैं उनको आपस में स्केल से जोड़ लें, तो इट वुड गिव अस अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। दूसरा मेथड, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट लाइन से, कि यहाँ ये ग्राफ बता रहा है कि कितने केसेस आए हैं इन 3 डिजीजेस को जिसके हमने XYZ मार्क किया है। तो डिजीजेस उस मंथ में पर मंथ कितने बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस, X और Y में हमने प्लॉट किया है। Y पर नंबर ऑफ केसेस हैं, X पर मंथ्स हैं। 3 डिजीज हैं XYZ, तीनों को अलग अलग कलर की लाइन से डिनोट किया है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट मंथ कितने केसेस किस डिजीज के बढ़ रहे हैं, तो मिड पॉइंट हर एक का, जैसे 1 से 2 के बीच का मिड पॉइंट, 2 से 3 के बीच का मिड पॉइंट, इस तरह से मिड पॉइंट्स लेके और ग्राफ में पॉइंट मार्क करते जाएंगे। जैसे हम ब्लू फॉर वाई, डिजीज वाई के लिए अगर हम देखें तो इसके जहां जहां ये पॉइंट्स आ रहे हैं वो पॉइंट्स को फिर अगर हम एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं तो ये एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है, जहां हमने हिस्टोग्राम यूज नहीं किया है, सिर्फ मिड पॉइंट्स को मार्क करके और उन पॉइंट्स को स्केल से जोड़ दिया है। सिमिलरली वी डू इट फॉर द एक्स एंड जेड डिजीज, जेड और एक्स के लिए भी जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको स्केल से जोड़ के और इस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। नाउ कम्स द फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑलमोस्ट सिमिलर है। फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो एक स्मूथ कर्व है। वो स्मूथनेस उसमें किस तरह से आ रही है कि जो हिस्टोग्राम की लिमिटिंग केस है फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे ही डेटा पॉइंट्स लार्ज हो जाते हैं, डेटा अगर ज्यादा हो रहा है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अगर लार्ज है और ग्रुप इंटरवल रिड्यूस हो गया है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के जो एंगल्स हैं या पॉइंट्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, तो इट वुड लूज इट्स एंगुलेशन और विड प्रोड्यूस अ स्मूथ कर्व जिसे हम फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। तो फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स या फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड स्मॉल ग्रुप इंटरवल, एंगुलेशन वहां पर नहीं होता है, तो इसलिए एक स्मूथ कर्व आता है जिसे हम फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या है? फ्रीक्वेंसी कर्व is formed by smoothly joining the consecutive points on the graph with a specific pattern. Smoothly उनको join किया जाता है. It can also be drawn with the help of a histogram by joining their midpoints of rectangle. जैसे हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में देखा, यहाँ पर भी हिस्टोग्राम से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और कर्व्स आर सिमिलर एक्सेप्ट, क्या डिफरेंस है कि फ्रीक्वेंसी कर्व इज ड्रॉन यूजिंग फ्री हैंड, वहां हमने स्केल से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में पॉइंट्स को जोड़ा था। फ्रीक्वेंसी कर्व में वी यूज फ्री हैंड ड्रॉइंग, whereas frequency polygon is drawn using a scale. ये फ्रीक्वेंसी कर्व कि जब जैसे हमने लेंथ वर्सेस फ्रीक्वेंसी को अगर प्लॉट करा है, लेंथ इन mm एंड फ्रीक्वेंसी, तो जो पॉइंट्स आए हैं उन पॉइंट्स को फ्री हैंड से हमने जोड़ा बजाय ना कि स्केल से, सो वी गेट अ स्मूथ कर्व विदाउट एनी एंगल्स। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में एंगुलेशन इंपॉर्टेंट है कि वहां एंगल्स आ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व एक स्मूथ कर्व है drawn using hand. Frequency curve is obtained by joining the points of frequency polygon by a freehand smooth curve. अगर frequency polygon की जो points है उसको हम free hand से draw करें या join करें तो we get a smooth curve. अगर हमें बिना histogram के frequency curve को plot करना है तो जो frequency है क्लास की उसमें उसके पॉइंट को मार्क करके, जैसे सपोज 11.5 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी पॉइंट से डिनोट कर दी, और इसी तरह से 15 की 20 की जहां जिसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू आ रही है फ्रीक्वेंसी की उसको पॉइंट से डिनोट किया, एंड देन we join these points with line segments. This gives us a smooth frequency curve. Thank you.